नमस्कार दोस्तों, मैं सहज आपका दोस्त फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ आप सबके सामने। और आज की कहानी का शीर्षक बहुत ही रोचक है। बहुत ही मज़ा आएगा आपको आज की कहानी सुनने में। इसके अंदर जो किरदारों के नाम है वो भी बहुत ही मज़ा आएगा आपको। आशा करता हूँ इस चीज़ का। तो आज की कहानी का जो लेखन किया है, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद, मैं बहुत ही श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सब लोगों ने सुना होगा, अगर आप इंडिया में रहते हैं या फिर इंडिया के आसपास भी रहते हैं, अगर कोई दूसरे देश में। तो मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही बड़े लेखक रहे हैं हमारे हिंदी साहित्य में। इनका बहुत ही योगदान रहा है। और मुंशी प्रेमचंद जो कि 1880 में पैदा हुए थे यूपी में, हमारे यूपी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने बहुत सारी उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी। और उसी में से आज एक बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही रोचक कहानी मैंने चूज़ करी है, मैंने सेलेक्ट करी आज आपके सामने बोलने के लिए। और चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। और इससे पहले कि मैं इस कहानी को शुरू करूं, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैं जो भी कहानियाँ आपके सामने बोलता हूँ वो एक टेक में बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरा फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है। ये मैं एक हॉबी के तहत मैं पहले यूथ वर्कर के तौर पे काम करता था, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताऊं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा तवज्जो जो हमारे बड़े बड़े लेखक और हमारे समाज में, दुनिया में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, उसको मैंने सोचा कि मैं उसको अच्छे से पढूं और आपके सामने पेश करूं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द रोड टू सैल्वेशन। अब रोड टू सैल्वेशन को हिंदी में हम कहेंगे मुक्ति मार्ग। तो मुक्ति मार्ग है इस कहानी का नाम। अब आप ये मत सोचिएगा कि मुक्ति मतलब हम यहाँ पे किसी के मरने या जीने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक बहुत ही दो बहुत ही बड़े लेसन्स इससे हमें सीखने को मिलेंगे। दो बहुत बड़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी इस कहानी को जब हम बहुत अच्छे से सुन लेते हैं या फिर पढ़ लेते हैं। तो ये मुक्ति मार्ग में दो मेन किरदार हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक तो है झिंगुर। अब झिंगुर जो है, अब आप सुनेंगे आपको हंसी आएगी। तो झिंगुर एक आदमी है, और दूसरा किरदार इसके अंदर जो मेन है वो है बुद्धू। सो बुद्धू और झिंगुर के आसपास ये कहानी प्रतीत होती है हमें, हम जब सुनते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि झिंगुर एक बार ये एक ऐसा एक किसान होता है जो कि गांव में बहुत ही प्रसिद्ध होता है, बहुत बड़ा किसान होता है, और उसके गन्ने के खेत होते हैं। गन्ने के खेत वो मतलब गन्ने लगाता है और गन्नों को की फसल को काट के बेचता है मार्केट में, और किसान और अपने गांव में भी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि उसके 3 बीघा ज़मीन होती है, और वो जब भी अपने वहाँ पे खेत के थोड़ा सा ऊपर जगह पे रोड पे खड़े होकर देखता है अपने खेतों को, तो उसको एक तरह का नशा चढ़ जाता है। एक तरह का वो नशे में होता है कि वो उसे इतना उस गर्व होता है अपने काम पे और अपनी फसल पे, और अपने वो जब ज़मीन को देखता है, 3 बीघा ज़मीन, तो उसे एक तरह का नशा चढ़ा हुआ होता है इस चीज़ का, जो कि गलत होता है। किसी भी चीज़ का नशा गलत होता है, ये बात भी हम जानते हैं। तो वो 3 बीघा ज़मीन से करीब 600 रुपये हर महीने कमाता है। 600 रुपये जो उस समय के हिसाब से अगर आप समझ लीजिए, 100 साल पहले, 150 साल पहले वो बहुत ज़्यादा रकम होती थी। तो वो उससे अच्छे खासे पैसे कमाता है, बहुत अच्छे खासे दाम पे बेचता है अपने गन्नों को, अपने गन्ने की फसल को गांव में। और तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि वो बहुत ही एक हम कह सकते हैं सख्त इंसान होता है। वो मतलब बहुत ही सख्त होता है, ना ही अपने गन्नों का रेट कम करता है। वो कहता है लेना है लो, नहीं लेना है जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। तो एक तरह का उसके अंदर एक बहुत ही एक ऐसी
फीलिंग होती है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही गर्वान्वित होता है वो अपने काम से, जो कि कहीं न कहीं हमें हमें कहीं न कहीं ले डूबता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक बार क्या होता है कि वो अपने गन्नों की खेती को देख रहा होता है और देखते-देखते वो अपने घर चला जाता है। तो उसके घर से उसका जो खेत होता है वो उसको दिखता रहता है हमेशा। तो वो अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ बैठ के मटर छील रहा होता है, मटर छील रहा होता है खाना बनाने के लिए, शाम का, रात का खाना, डिनर बनाने के लिए। तो मटर छीलते-छीलते वो देखता है कि उस तरफ से बुद्धू, जो अब एक अलग किरदार है, वो आ रहा होता है उसके मैदान के तरफ। तो बुद्धू जो होता है, अब मैं आपको बुद्धू के बारे में बता दूँ, तो बुद्धू जो होता है वो एक भेड़ जो होता है उनको चराता है, चरवाहा होता है, और उसके पास 240 भेड़ें होती हैं। तो वो भी कहीं न कहीं कम नहीं होता है। अगर आप एक तरफ देखें कि ये गन्ने की फसल का एक तरह का हेड होता है गाँव का, गन्ने की फसल कमाने में, मतलब ये बहुत बड़ा किसान होता है। तो दूसरी तरफ वो भी अगर आप देखें बुद्धू, तो वो भी एक तरह का चरवाहा होता है, लेकिन वो चरवाहा में भी वो बहुत अच्छा खासा बड़ा चरवाहा होता है गाँव का। तो वो क्या होता है, एक बार अपनी भेड़ों को लेके उसके मैदान की जो बाउंड्री होती है, बिल्कुल उसके खेत के जो पेरीफेरी होती है, वो साइड से एक छोटी सी सड़क होती है, वो वहाँ से अपनी भेड़ों को लेके जाने लगता है। तो दरअसल क्या होता है कि हर खेत के आसपास आप देखते हैं कि एक छोटी सी सड़क बनाई जाती है कि ताकि आप उसमें आवाजाही कर सकें, या फिर लोग छोटे से उस रास्ते से जा सकें, आ सकें, या फिर किसान जो उस पे खेती कर रहे हैं वो भी आ जा सकें। तो इस चीज़ को वो देखता है कि ये बुद्धू जो है, उससे उसको उससे थोड़ी सी ईर्ष्या होती है कि यार ये तो मतलब बंदा जो है, ये इतना अच्छा खासा काम करता है, ये भी बहुत अमीर है, ये भी, इसके पास भी बहुत पैसा है, ये भी बहुत आगे बढ़ रहा है धीरे-धीरे। तो उसको एक तरह की ईर्ष्या होती है उससे। और जब वो देखता है कि वो अपनी भेड़ को लेके आने लगता है, तो वो मतलब रोकता नहीं है। वो कहते वो लेके आए जा रहा है, आए जा रहा है अपनी भेड़ों को, और वो कहता है वो, और उसी वक़्त वो तुरंत उठ के वो जाके उसको रोकने के लिए जाता है कि भई तुम बुद्धू, यहाँ से अपनी भेड़ों को मत लेके जाओ, वो दूसरा जो रास्ता है वहाँ से लेके जाओ, उस मेरे खेत के तरफ से मत लेके जाओ अपनी भेड़ों को। ये मेरी फसल को नष्ट करेंगी, या कोई पत्ता-वत्ता खाएँगी वहाँ पे, जो कि मुझे पसंद नहीं। तो वो जो होता है बुद्धू, वो भी कोई कम नहीं, वो भी एक अच्छा खासा सख्त इंसान होता है। और वो क्या करता है कि थोड़ा बहुत सोचता है कि यार कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो वो भी उसको फिर थोड़ी सी वो कहता है, मालिक प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाने दीजिए, आज के बाद मैं दोबारा यहाँ से नहीं लेके जाऊँगा। अगर दोबारा कभी लेके जाऊँगा, अब मैं आधे रास्ते लेके आ चुका हूँ, अब मुझे पीछे जाने में, फिर दूसरे रास्ते को पकड़ने में अच्छा खासा समय लग जाएगा, और उसी में रात हो जाएगी, फिर मेरी भेड़ जो है वो खाना कब खाएँगी। तो ये सुन के जो झिंगुर होता है वो सोचता है कि अरे यार, मतलब ये जो है ये बड़ा ही सख्त बंदा है, ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा है, ये कह रहा है नहीं मुझे जाना है, मुझे जाने दो प्लीज़, बार बार मुझसे कहे जा रहा है इस चीज़ के लिए। तो वो फिर इसी तहत उसके दिमाग में ख्याल आते हैं, अब ईर्ष्या से जो ख्याल होते हैं उसके दिमाग में आने लग जाते हैं। जैसे कि वो बोलता है कि यार ये तो भेड़ है, भेड़ से बड़ा अच्छा खासा पैसा कमाता है, एक भेड़ का दूध बेचता है, भेड़ से की जो खाल होती है उसका चादरें बना के बेचता है लोगों को, और अच्छा खासा पैसा कमाता है। और अगर कहें कि 5 रुपए की अगर वो चादर बना रहा होता है उनकी भेड़ का जो फर होता है उससे, वो 4 रुपए करें तो वो नहीं करने देता है। और यही नहीं, उसके अलावा वो अपनी भेड़ों को दूसरों के मैदानों में जाके गोबर देने के लिए भी वहाँ पे भेजता है, कि ताकि वहाँ पे वो गोबर अपना डालें, और उससे भी वो 80 पैसे कमाता है किसी के मैदान में छोड़ने के लिए। तो वो जानता है कि यार ये तो बड़ा ही एक क्लेवर बिजनेसमैन है, ये तो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, और ये मेरे से भिड़ रहा है। अब उसकी यहाँ पे एक कहीं ना कहीं क्लिक करता है उसके माइंड में कि अरे यार, इसको तो रोकना ही होगा कैसे ना कैसे करके, ये तो बड़ा 4-5 रुपए की चीज़ को 4 रुपए नहीं करता है, अड़ा रहता है और कहता है लेना है लो, नहीं लेना है जाओ, इस तरीके से। हालांकि ये भी इसी तरह का होता है बंदा, ये बात आप ध्यान से समझिएगा।
तो फिर क्या होता है, इन दोनों के बीच में ऐसी बहस होती है, बहस होते 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 वो बुद्धू जो होता है वो कहता है कि मैं तो डरने वाला नहीं, मैं तो अपनी भेड़ को आज यहीं से लेके जाऊंगा। अगर छोटी छोटी चीज़ों पे अगर लोग मुझे धमकी देने लगेंगे तो इससे तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। तो फिर वो क्या करता है कि अपनी भेड़ों को सीधे उस रास्ते की तरफ लेके आने लगता है और सारी भेड़ें उसकी आने लग जाती हैं। आप तो जानती हैं उसके पास 240 भेड़ें हैं, तो अगर एक बार में वो 40-50 भेड़ें, 80 भेड़ें भी अगर ला रहा होगा तो अच्छी खासी वो भेड़ मैदान में कोई ना कोई 4-5 तो घुसेंगी घुसेंगी कहीं ना कहीं से। तो वो जो होता है वो किसी तरह मैनेज करके वो ला रहा होता है, हालांकि उसका ये मकसद नहीं होता है कि उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन वो इस अहम में आके वो कहता है कि नहीं मैं तो यहीं से आज लेके जाऊंगा, क्योंकि ये बार बार मुझे फिर नहीं तो आज ये डराएगा कल कोई दूसरा डराएगा, तो ऐसे तो फिर मेरा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। और वो लाने लगता है। तो जैसे जैसे वो ला रहा होता है, उसमें से क्या होता है कि कुछ भेड़ 10-15 भेड़ इधर उधर उसके मैदान की तरफ जाने लग जाती हैं और फसल उसकी खाने लग जाती हैं। और यही देख के झिंगुर को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी लाठी पकड़ता है और जाके सीधे जाके मैदान में अपने जाके उसकी जो भेड़ें होती हैं उसको मारता है, किसी के पैर तोड़ता है, किसी की कमर तोड़ता है, घायल कर देता है उनको बुरी तरीके से, जो जो उसके मैदान में आती हैं। और ये सुन, और दूसरी तरफ जो बुद्धू होता है वो उसे देख रहा होता है एक तरफ से खड़ा होके कि ये क्या कर रहा है भाई, ये तो मेरी भेड़ों को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। ऐसे पीट रहा होता है जैसे कोई अपने खच्चर को पीटता है, उस तरीके से पीट रहा होता है। और ये जो भेड़ें हैं ये तो इसको तो बहुत प्यारी थी बुद्धू को, इसका तो काम इससे चलता था, इसकी तो ज़िंदगी इससे इसके ऊपर निर्भर थी। तो फिर क्या होता है कि दूसरी तरफ वो खड़ा होकर देखता रहता है और ये पीटते 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 किसी तरह उनको अपने मैदान से साइड करता है। और वहाँ से फिर बुद्धू जब जाने लगता है तो बुद्धू उसको पकड़ के बोलता है कि देखो झिंगुर, तुमने जो आज ये किया है, ये जो आज मेरी भेड़ों को मारा है पीटा है, इस चीज़ का तुम्हें भुगतान भरना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर खेद होगा। तो यही बात सुन के वो भी टेंशन में आ जाता है झिंगुर के, यार ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो अपने घर आता है शाम में खाना खाने वक्त, वो बात करता है अपने घर में। फिर उसके घर वाले लोग बोलते हैं कि अरे यार तुमने किससे पंगा ले लिया, ये तुम तो एक किसान हो, किसान को कभी किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये बात भी हम जानते हैं, क्योंकि किसान अगर किसी से पंगा लेगा कौन उसकी फसल को नष्ट कर देगा, किसी को नहीं पता चलेगा। तो ये सुन के क्या होता है कि वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, थोड़ा सा वो इस बारे में सोचने लग जाता है झिंगुर। और वो फिर उसके परिवार वाले लोग बोलते हैं कि नहीं तुम जाके उससे माफ़ी मांगो, यही सही होगा, नहीं तो क्या होगा कि गांव वाले भी अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, सब लोग आके परेशान करेंगे हमारे घर में कि भाई ये तुमने क्या किया, तुमने उसकी भेड़ों को मार दिया, उसको बहुत बुरी तरीके से, किसी का पैर टूट गया, किसी की कमर टूट गई, तो फिर ये तो फिर हमारे पे एक तरह का केस बन जाएगा, हमारे तरफ एक तरह का और सबूत भी है उनके पास कि भाई वो कि उसकी भेड़ें जो हैं वो घायल हैं बुरी तरीके से। तो यहाँ ये सोच के वो सोचता है कि बहुत ही उसको भी लगता है बुरा कि यार मैंने गलत किया कहीं ना कहीं। और वो फिर क्या होता है उसके बाद जाके उसके पास माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाता है, राज़ी हो जाता है कि भाई चलो, अपने परिवार की बात मान के कि वो कहता है चलो मैं जाके माफ़ी मांगने जाता हूँ। और वो माफ़ी मांगने के लिए थोड़ा सा तैयार व्यार होता है, वो सोचता है चलो मैं तैयार व्यार होता हूँ, थोड़ा निकलता हूँ फिर मैदान की तरफ, और मैदान से बस थोड़ी सी दूर बुद्धू का घर है, वहाँ जाके उससे फिर माफ़ी मांगूंगा। और उसी समय वो देखता है कि वहाँ से लपटें, बड़ी बड़ी लपटें उसके मैदान में दूर छोर से दिखती हैं उसको। और ये देखता है, ये देखते ही इसका तो दिल बैठ जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया, ये तो सारी मेरी फसलें जल गई, जलने लग रही हैं यहाँ पे और मेरे सामने, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो दौड़ता है, जाके दौड़ के वो सोचता है कि अरे यार अब कहीं ना हक्का बक्का रह जाता है एक तरह का झिंगुर। और वही देखते 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 वो जब दौड़ के जाता है उस तरफ, तो वो देखता है कि वहाँ पे पूरी बड़ी बड़ी लपटें पूरे मैदान को उसके मतलब लग जाती हैं, सारी फसल जो है वो कहीं ना कहीं आग में परिवर्तन कर लेती हैं, सारी आग उस वहाँ पे समेट लेती है वो उसके पूरे मैदान को, और उसी के नहीं और भी सारे लोगों के मैदानों को जो कि उसके बगल में होते हैं, उसके आसपास होते हैं। और ये देख के वो हक्का बक्का रह जाता है। अब उसे दूसरे लोगों की तो फिक्र नहीं, लेकिन उसे अपनी तो फिक्र थी। और वहाँ पे वो देखता है कि बुद्धू जो है वो एक जैसे एक बहुत बड़े वॉरियर की तरह, बहुत ही एकदम शेर दिल इंसान की तरह वहाँ पे लड़ रहा होता है। वो फसल में जो आग लगी हुई होती है उनसे लपटों से लड़ रहा होता है बुझाने के लिए। गांव वाले भी उधर
जो बाजरे का जो एक तरफ बांधा होता है बाजरों को, वो बाजरे का जो पीस होता है, बड़े बड़े जो डोल्स होते हैं, जिसे हम मतलब हम कहें कि वो बाजरों को एक तरफ बांध के वो बड़े से बड़े बड़े पीस बन जाते हैं, वो उनको फेंक रहे होते हैं उनकी फसलों पे, ताकि आग किसी तरह बुझे और कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी और वो घटना में तब्दील हो जाए। फिर क्या होता है कि अब ये दूसरी तरफ ये देखता है कि बुद्धू जो है वो तो आग से वहाँ पे बचा रहा होता है वहाँ पे लोगों को, फसलों को। तो वो तो फिर इस चीज़ पे और वो हक्का बक्का जाता है। वो कहता है कि देखो ये अब उसको लगता है कि करा तो इसी ने है, लेकिन मैं इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता, मैं ना मेरे पास सबूत है कि इसने आग लगाई है, ये तो यहाँ पे लड़ रहा है जाबाजों की तरह, और मैं इस पे क्या बोलूँगा कि इसी ने आग लगाई है क्या लोगों को, गांव वालों को। तो गांव वाले तो मेरी बात मानेंगे नहीं, गांव वाले तो बोलेंगे कि भाई ये तो लड़ रहा है जाबाजों की तरह वो फसल को बचाने के लिए तुम्हारी, और तुम इसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो वो फिर चुप हो जाता है, वो चुपचाप इस चीज़ को सहन कर लेता है। हालांकि उसके अंदर दिल में बहुत गुस्सा होता है, बहुत इस चीज़ का उसके अंदर दिल बैठ जाता है उसका, और वो इसी तरीके से वो जाके वहाँ पे किसी तरह वापस चला जाता है अपने घर में, और उसकी सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। जो भी उसने मेहनत करी पिछले महीनों से, सारी की सारी ख़त्म। अब क्या हुआ कि वो जब वो घर आता है वो कहता है कि ठीक है, अब इसने ये काम तो कर दिया है, इसने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके खिलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लूँगा। तो अब आप सोचेंगे कि अब ये क्या कर रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं इसके साथ दोस्ती बनाऊँगा, और दोस्ती बना के फिर से मैं इसके साथ अच्छे रिश्ते कायम करूँगा, और फिर मैं इसको किसी तरीके से धोखा पहुँचाऊँगा बहुत बड़ा, इसकी ज़िंदगी को नष्ट कर दूँगा। फिर दूसरी तरफ वो जो होता है कि उसकी तो फसल नष्ट हो जाती है, वो तो फिर कहीं का नहीं रहता है। तो वो क्या करता है कि एक जगह पे गन्ने बांधने की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे एक तरह का छोटी सी नौकरी करने लग जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, और इतना भी पैसा नहीं कमा पाता है कि जिससे कि उसका आधा पेट भर सके उसके और उसके परिवार का। तो इस चीज़ का उसको बहुत अंदर से ग्लानि होती है, इस चीज़ का बहुत उसको अंदर से गुस्सा चढ़ता है। हर दिन प्रतिदिन वो उस गुस्से की आग में तपता रहता है, तपता रहता है, तपता रहता है। और दूसरी तरफ वो देखता है कि जो बुद्धू है वो और आगे बढ़ता जा रहा है। वो उसने 240 भेड़ थी, तो अब 240 से उसने डबल 500 भेड़ हो गई उसके पास। और वो उसके घर में लोग उससे मिन्नत करते थे कि भाई कि भाई मुझे अपनी भेड़ दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे चादरें बनाए जो तुम बनाते हो उससे वो दे दो, या फिर मेरे मैदान में अपनी भेड़ें छोड़ दो आज के लिए इतने पैसे में। और वो जो है वो भी सख्त दिल बंदा था, वो भी कहता था कि नहीं इतने में होगा, इतने में लेना है लो, नहीं करना है मत करो, जाओ यहाँ से, दिमाग मत ख़राब करो मेरा गांव वालों को। लेकिन तब भी जो है अब वो तो अमीर था, वो तो आगे बढ़ रहा था ज़िंदगी में। तो आप तो जानते ही हैं जब कोई आगे बढ़ता है वो चाहे कितने गलत काम कर ले उसको तो कोई रोक नहीं सकती दुनिया। तो हाँ, एक रब है ऊपर वो रोक सकता है, लेकिन दुनिया वाले तो नहीं रोक सकते। वो तो फिर आगे बढ़ता जा रहा है अपने मनमानी दाम पे, वो सारे काम करता है और लोगों को मानना पड़ता है क्योंकि और तो कोई है नहीं उसके मुकाबले का। तो फिर वो कर रहा होता है, ऐसे ही धंधे कर रहा होता है, आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और वो एक घर होता है उसका छोटा सा 2 रूम का, 2 रूम से 8 रूम का वो घर बना लेता है। दूसरी तरफ क्या होता है, वो एक और इतना उसके पास पैसा होता है, इतना उसके पास सामान होता है कि वो उसको एक घर में उसका नहीं बनता है तो वो दूसरा घर बनाता है। दूसरा घर बनाने का वो प्लानिंग करता है कि भाई मैं दूसरा घर बनाऊंगा। अब दूसरा घर बनाने वक्त वो आप ये समझिए कि उसका 1 रुपया नहीं खर्च होता है। अब आप बोलेंगे कैसे नहीं खर्च होता है 1 रुपया, तो वो जो वो घर बना रहा होता है वो घर में जो जो सामान चाहिए होता है वो उस सामान के बदले में कुछ ना कुछ दे देता है या ले लेता है अपने काम से रिलेटेड। तो उसका फ्री में दूसरा घर भी बन जाता है। और ये देख के दूसरी तरफ जो झिंगूर है वो तो फिर दूसरी तरफ उसका दिल जो होता है वो अंदर से पसीज रहा होता है, वो अंदर से गुस्सा उसका और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वो कहता है एक ना एक दिन तो बेटा मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा, एक ना एक दिन तो मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा। और फिर क्या होता है कि वो दिन आता है जब उसका जो सत्यनारायण कथा होती है उसके नए घर में होने वाली होती है, तो वो अपने उसकी तैयारियों में लग जाता है बुद्धू। और उसी दिन उसके एक दिन पहले क्या होता है कि एक हरिहर नाम का जो बंदा होता है, हरिहर नाम का गांव वाला,
वो क्या होता है, एक टैनर होता है। टैनर मतलब कि हम क्या उसे बोलें कि जो चर्म शोधक, हिंदी में उसे चर्म शोधक कहते हैं, जो कि चमड़ों से रिलेटेड काम करता है। तो चमड़े से रिलेटेड काम करने वाला बंदा होता है, और वो कहीं भी उसको किसी की गाय मिलती है, किसी की भैंस मिलती है, तो वो उसको सीधे पकड़ के काट के बेच देता है उसके चमड़े को। तो वो मतलब बहुत ही दुष्ट प्राणी आप कह सकते हैं, बहुत ही एक तरह का क्रूर व्यक्ति होता है उस गांव का, और उससे सारे किसान, सारे लोग डरते हैं कहीं ना कहीं। और वो एक बार क्या होता है, जब वो जा रहा होता है बगल से उसके झिंगुर के घर से, तो वो झिंगुर के से वो कहता है हाय, वो झिंगुर भी उसको कहता है हाय, आओ आके बैठो थोड़ा। वो हुक्का हुक्का पी रहा होता है, वो हुक्का हुक्का उसे पिलाता है, उससे बात बात करता है, और चाय वाय कहता है चलो चाय वाय बनवाओ, चाय वाय बनवाता है उसके लिए। और वो चाय वाय बनाते बनाते वो कहीं ना कहीं वो लोग अंदर से दोनों ही एक तरह से मतलब उनको गुस्सा चढ़ रहा होता है। उसको हरिहर को इस चीज़ का गुस्सा होता है कि जो बुद्धू है वो उसने वो बैल और भैंस ये सारे नहीं रखता है। बैल और वो सिर्फ भेड़ों पे काम करता है, क्योंकि भेड़ तो उसकी किसी काम की नहीं। तो वो तो चाहता था कि हर जो बुद्धू है वो और भैंस गाय ये सब रखे, बैल रखे अपने पास, ताकि वो कोई बैल को कहीं ना कहीं से पकड़ के, भैंस को पकड़ के, वहाँ से गाय को पकड़ के उसका चमड़ा जो है वो बेच दे। तो उसको इस चीज़ का ग्लानि होती है। दूसरी तरफ ये जो होता है दूसरा उसका दुश्मन बैठा होता है, बुद्धू का बहुत बड़ा दुश्मन, जो कि आप जानते हैं झिंगुर। वो दोनों एक तरह से उसके दुश्मन होते हैं बुद्धू के, और वो दोनों बैठ के हुक्का पीते पीते प्लानिंग करते हैं कि आप क्या करना है, कैसे करना है कि भाई ये बंदा जो है कहीं ना कहीं डाउन हो, कैसे ना कैसे करके इसको पकड़वाएं, कैसे ना कैसे इसके खिलाफ एक साजिश रचे, ताकि ये जो भी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे इसको नीचे करा जाए। तो फिर उन्होंने कानाफूसी करी। कानाफूसी मतलब विस्परिंग करा उन्होंने एक दूसरे से, और प्लानिंग कर लिया कि भाई चलो अब देखते हैं कि इसका तो ये अपने यहाँ घर की जो पूजा करवाएगा उसके अंदर ये सारे ब्राह्मण को बुलाएगा। तो उस समय अभी से 100-150 साल पहले प्रथा होती थी कि जितने भी गांव में ब्राह्मण होते थे, पंडित होते थे, उन मंदिरों के उनको बुला के उनको भोज करवाया जाता था घर में, जब अपने यहाँ घर बना रहे हैं, ताकि वो पूजा करें और उसमें देवों का वास करवाते हैं घरों में। वो कुछ ऐसी पूजा होती है जो बहुत सालों से और अभी भी हो रही है। हम जब नए घर बनाते हैं तो हम अभी भी किसी पंडित को बुलाते हैं, ये बात तो आप जानते ही होंगे। तो वो फिर पंडित का भोज रखता है वो। और उसी दिन क्या होता है, जब वो जिस दिन वो भोज होता है उसी दिन सुबह सुबह उसके पास झिंगुर आ जाता है। झिंगुर जो है आके वो आता है, उसके पास बैठता है। तो वो फिर, लेकिन एक तरफ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उन दोनों में कहीं ना कहीं एक तरह का प्यार भी था, जो कि वो कभी दिखा नहीं। तो वो जब आता है, झिंगुर आता है उसके घर में, तो वो कहता है चलो आओ, चलो भाई बैठो, आओ हुक्का हुक्का पियो। वो हुक्का उसको पिलाता है, वो बैठ के वो लोग बात करते हैं। और उसी के दौरान वो कहता है कि भाई देखो मेरे पास गाय बैल तो अब कुछ बचा नहीं, अब मेरे पास एक छोटा सा बछड़ा है, और मैं दिन रात जब काम पे जाता हूँ तो उसको कोई खाना खिलाने वाला नहीं होता है, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं होता है। तो तुम एक ऐसा काम कर सकते हो कि तुम वो जो बछड़ा है वो अपने जब भेड़ तुम्हारी चरती है, भेड़ के साथ तुम अब मेरा बछड़ा भी ले जाओ और उसको भी कहीं ना कहीं मैदान में चरवा दिया करो। तो अब पहले तो वो सोचता है बुद्धू इस बारे में कि मैं क्या करूं कि नहीं करूं, इसकी मदद क्या करूं। लेकिन वो बोलता है चलो ठीक है, बछड़ा ही है, क्योंकि उसको इस बात का भी डर होता है कि कहीं जो बैल और गाय होती हैं वो पहले पालता था, तो हरिहर आके उसकी बैलों को कहीं ना कहीं चोरी कर लेता था, कहीं ना कहीं उसको पकड़ के काट के बेच देता था उसके चमड़े को। तो वो बोलता है कि मैंने इसी करके बैल गाय नहीं रखता। तो लेकिन तुम्हारा तो बछड़ा है, तो चलो ठीक है, बछड़े को तुम यहाँ पे बांध के चले जाओ मेरे मैदान में, मैं उसको कर दूंगा, उसका कहीं ना कहीं सेटिंग करके उसको अपने भेड़ों के साथ भेज दूंगा। तो उसकी जो भेड़ चढ़ रही होती हैं वो उसी के साथ वहाँ पे उसको चराने के लिए छोड़ देता है। और दूसरी तरफ वो बिज़ी होता है इस कार्यक्रम में, जो सत्यनारायण कथा कर रहा होता है अपने नए घर के लिए उद्घाटन के लिए। तो उसी समय वो उस तरफ बिज़ी हो जाता है, वो फिर उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, उसकी भेड़ बकरी
अपनी वो उस चीज़ों पे नहीं ध्यान जाता। वो बस वो सोचता है मैदान में चल रही हैं, चलते 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 कभी ना कभी जब समय आएगा मैं उनको ले आऊँगा सारियों को। अब आज नहीं ला पाऊँगा तो कल ले आऊँगा, कोई नहीं, कोई बात नहीं, वो तो मेरी ही है, वो तो आ ही जाएंगी सारी एक साथ। तो वो उस चीज़ में उसके पास समय भी नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि दिन से जो कथा शुरू होती है तो फिर उसके बाद भोज होता है, वो सुबह तक भोज चलता रहता है, रात भर, रात से लेकर सुबह तक भोज चलता रहता है सारे ब्राह्मणों का। और सुबह तक वो भोज चलता रहता है और वो मतलब पूरा दिन रात कहीं उसका ध्यान नहीं जाता है अपनी भेड़ों की तरफ। और वो सुबह क्या होता है कि फिर जब जब उसको वो सोचता है कि चलो भी अब मैं लाने जाता हूँ थोड़ी देर में, उसी में एक बंदा दौड़ के आता है उसके पास कि अरे बुद्धू भाई जानते हो क्या हुआ, तुम वहाँ पे वो जो बछड़ा है वो मर गया, वहाँ पे बछड़ा तुमने बांधा हुआ था वहाँ पे भेड़ों के साथ, और वो भेड़ तो सारी सही है लेकिन बछड़ा जो है वो मर गया वहाँ पे। और ये बात सुनते ही उसका जो है वो दिमाग हिल जाता है बुद्धू का। वो बोलता है कि भाई अब क्या करें। और उस समय अभी से 100-150 साल पहले, अब आप जानते ही हैं हमारा भारत है, हम गाय को भगवान मानते हैं। तो गाय का जो बछड़ा होता है उसको भी हम भगवान का एक बच्चे की तरह मानते हैं। तो हमारे उस समय एक इस तरह का एक माना जाता था कि एक पाप माना जाता था अगर आपके कारण अगर किसी गाय या किसी गाय के बछड़े को की मौत हो जाए तो उसे एक तरह का पाप माना जाता था। और उस पाप को सुधारने के लिए आपको बहुत सारे तरह की पनिशमेंट, आपको बहुत सारी तरह की सज़ाएं मिलती थी। तो फिर क्या होता है कि ये हो जाता है कांड उसके साथ। अब ये कांड होते ही उसके बाद कांड होने के बाद तुरंत वो दौड़ के जाता है देखने के लिए कि भाई वहाँ क्या हुआ। वो सीन में जाता है कि वहाँ जो जैसे हम कहते हैं क्राइम सीन, वो वहाँ जाता है, वहाँ जाके देखने जाता है कि वहाँ पे देखता है कि वो तो बंधी हुई है वहाँ पे किसी खूंटे से बंधी हुई है वो, उसका जो बछड़ा है वो बंधा हुआ है। अब वो बंधा हुआ है, वो देखता है कि यार मैंने तो उसे बांधा नहीं, इसको किसी ने बांध दिया। वो फिर अपने दिमाग में सोचता है कि यार ये तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, और ये मर गई, ये कैसे मर गई, मैंने तो इसको ये कुछ ऐसा नहीं, मैंने इसको बांधा नहीं, मैंने इसको किसी तरीके से तंग किया, तो मेरे कारण तो ये मरी नहीं है। और मैं तो वहाँ बिज़ी था लोगों को अपने घर में नए घर के उद्घाटन में, और वो कथा जो हो रही थी सत्यनारायण उसका सेरेमनी में बिज़ी था। और ये दूसरी तरफ वहाँ पे सारे जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित हो जाते हैं, वो आ जाते हैं वहाँ पे उस जगह पे, और वो बोलते हैं कि नहीं अब तो तुमने बहुत बड़ी सज़ा अब तुम्हें मिलेगी इस चीज़ की। तुमने तो एक गाय की मौत का तो तुम जानती हो कि सबसे बड़ी जो सज़ा होती है वो तुम्हें मिलेगी। तो वो अब सज़ा क्या होती है, तो सज़ा आप सुनिए। सज़ा क्या होती है कि 3 महीने तक भीख मांगना गाँव में। उसके बाद 7 धाम में जो हमारे पिलग्रिमेज होते हैं हिंदुइज़्म में, वो 7 धाम में जाके उसको ट्रैवल करना, उसको घूमना पूरे देश भर में। उसके लिए उसको पैसे खर्चने पड़ेंगे, और साथ ही साथ 2 गायें देनी पड़ेंगी वहाँ पे गांव में। और उसके अलावा 500 ब्राह्मणों को खाना खिलाना होगा, भोज खिलाना होगा। ये सज़ा जो है वो लोग तय करते हैं। अब वो सज़ा को तय करते करते क्या होता है, इधर से झिंगुर आ जाता है। तो झिंगुर जो है वो भी उसके जैसे आपने देखा हो उस समय जब उसकी फसल नष्ट हो रही होती है तो वहाँ से बुद्धू जैसे उसकी फसलों को बचा रहा होता है, वैसे ही यहाँ पे ये आ जाता है डेविल्स एडवोकेट बन के कि भाई आप ऐसा मत करिए, इसकी गलती नहीं है, ये बांध दिया हो गया गलती से। तो ये बोलता नहीं मैंने तो बांधा ही नहीं, मैंने तो उसको कुछ खिलाया ही नहीं, वो कैसे मर गई, आप इसकी जांच करिए, आप कैसे मुझे कह सकते कि मैंने बांधा है। तो वो फिर वो वहाँ से हरियर आता है, वो कहता है कि मैंने ही इसको बांधते हुए देखा था। तो वो बोलता है कि अच्छा तूने देखा था बांधते हुए, है ना, कि मैंने उसको वहाँ पे बांधा है उस बछड़े को और उसकी मौत हो गई। तो वो ये बात को साबित नहीं कर पाता है, कहीं उसके पास कोई सबूत नहीं होता है इस चीज़ का। इसीलिए वो क्या होता है, वो सारे गांव वाले उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और उसकी वो तो तरक्की कर रहा होता है। तो आप जानते हैं जब कोई बंदा तरक्की कर रहा होता है तो सारे लोग उसको पीछे पड़ जाते हैं उसकी तरक्की को कम उसको गिराने में। तो ये बात भी उसके साथ होता है, और वो सारे लोग उसके आके सर पे चढ़ जाते हैं। वो कहता है नहीं नहीं इसी ने किया है, इसी की गलती है। और वो भी धीरे धीरे वो कहता है ठीक है मान लेता है। वो कहता है लेकिन 3 महीने की भीख मत दीजिए मुझे साहब 2 महीने की भीख मांगने के लिए दीजिए, 3 महीने बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। तो वो फिर क्या होता है 2 महीने भीख मांगने का उसका उसी दिन से चालू हो जाता है। वो अपने घर नहीं जा सकता, वो अपने घर में काम नहीं कर सकता, जो वो काम कर रहा है वो सारा उसका काम धंधा सब छूट जाता है।
और इधर वो भी उसको कोशिश करता है झिंगुर बचाने की, लेकिन झिंगुर भी कुछ उसको बचा नहीं पाता है। और उसी में क्या होता है कि वो 2 महीने उसका शुरू होता है, वो किसी तरह से वो लोगों के घर में भीख मांगता है, और लोग उसे तरह तरह की कटाक्ष करते हैं कि अरे तुमने ऐसा काम क्यों किया यार, तुमने क्यों किया। सारे लोगों के घर में वो जाकर भीख मांगता है, और भीख मांग के वो आता है, वो कुछ पैसे जमा करके अपना खाने वाने का बंदोबस्त करता है और पेड़ के नीचे सो जाता है। फिर ऐसे ही करते करते उसका दिन बीत रहे होते हैं, दिन आगे बढ़ रहे होते हैं, और दिन आगे बढ़ते 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 आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसकी जो सज़ा होती है, वो 2 महीने वाला जो भीख मांगने वाला काम होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो आता है अपने घर में, उसके बाल लंबे लंबे, बिल्कुल वो बिल्कुल भी सही हालत में नहीं होता है, पतला हो जाता है, और वो सारी की सारी जितनी भी भेड़ें होती हैं वो उसी दिन बेच देता है। 500 रुपये उसको मिलते हैं उस भेड़ बेचने पे, और 500 रुपये जो मिलते हैं उस 500 रुपये से वो क्या करता है, 200 रुपये अपने जो पिलग्रिमेज जाने के लिए, जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे जाने के लिए इकट्ठा करता है 200 रुपये, और बाकी 300 रुपये का वो कहता है कि मैं भोज कराऊंगा जो ब्राह्मणों को, वो उसके सज़ा में लास्ट जो उसका काम था। तो वो ये सारा काम करते 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 वो कहीं का नहीं रहता है, आप ये समझ सकते हैं। जहाँ वो उसने मतलब झिंगुर को लेके आया था, वहीं वो भी आ जाता है उसी स्थिति में। अब वो क्या होता है कि जिस जगह पे झिंगुर काम कर रहा होता है, वहीं पे वो भी जाके काम करने लग जाता है, उसको वहीं पे काम मिल जाता है। और काम क्या होता है उसका कि जो आप सर पे ढोते हैं कढ़ाई में रेत बालू सीमेंट, ये सारी चीज़ें वो ढोने का उसका काम उसको लगता है, क्योंकि उसके बाद तो पैसे बचे नहीं होते हैं, उसकी सारी भेड़ बिक जाती हैं, तो वो तो उसका तो धंधा ख़त्म हो जाता है। और उसी के हिसाब से वो जब वो जा रहा होता है वहाँ पे, तो जाते 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 एक बार क्या होता है, वो उसकी नज़र मिलती है झिंगुर से, जो कि वो भी वहाँ पे काम कर रहा होता है उसी फैक्ट्री में, उसी जगह में काम कर रहा होता है। तो वो जब उससे उसकी नज़र मिलती है, वो देखता है, एक दूसरे से बात करते हैं, और बात करते करते वो बोलते हैं कि अरे यार, फिर वो खाने का समय होता है, तो खाने का समय में क्या होता है, वो आप जानते हैं खाने के समय में वो तैयारियां कर रहे होता है अपनी झिंगुर। तो वो साथ ही साथ वो कहता है तुम खाना खाओगे बुद्धू? तो वो कहता है हाँ मैं खाना तो खाऊंगा, भूख तो लगी हुई है। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें भूख लगी हुई है आ जाओ, चलो हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे मुक्ति मार्ग, अब इसे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं इस कहानी को? तो मुक्ति मार्ग इसीलिए कहते हैं कि अब आप लास्ट सीन में आप देखेंगे कि वो दोनों बैठ के खाना वाना बनाते हैं। वो कुछ आधा काम वो करता है, आधा काम वो करता है वहीं पे मैदान में, और किसी तरह वो मुश्किलों के साथ, मुश्किलातों के साथ वो किसी तरह खाना बनाते बनाते पहले तो वो बात नहीं कर रहे होते, लेकिन खाना खाते खाते उनके दिल थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा कम गुस्से से भरता है। धीरे धीरे वो फिर बात करने लगते हैं, और बात करते ही करते 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 बात यहाँ तक आ जाती है कि जो बुद्धू होता है वो बोलता है कि जानते हो एक बात, धीरे से उसको बोलता है, वो बोलता है क्या, बोलो बुद्धू। तो वो झिंगुर को बोलता है कि जानते हो तुम्हारे जो खेत में आग लगाई थी वो मैंने ही लगाई थी। और ये बात फिर वो धीरे से वो कहता है झिंगुर उसको, हाँ मैं जानता हूँ तुम ही नहीं लगाई थी, मुझे पता है बहुत अच्छे से, तो मैं इस बात को बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे। और ये बात भी तुम, और उसी के बाद थोड़ी देर के बाद वो सोचता है कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद झिंगुर भी उसको बोलता है कि जानते हो वो बैल को किसने मारा था? उस बैल को हरिहर ने मारा था मेरे कहने पे। तो ये दोनों सुन के वो कहता है ठीक है। दोनों सुन के वो फिर अपना खाना खाना फिर से चालू कर देते हैं, और खाना खाते खाते यहीं पे स्टोरी ख़त्म। अब इस स्टोरी से हमें 2 बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। एक शिक्षा तो, एक मोरल तो इसका ये है कि कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या करने से आपका कुछ भला नहीं होगा। लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप वहीं के वहीं हैं, तो आप ये मत सोचिए, आप भी अपनी मेहनत करिए और आप भी आगे बढ़िए। दूसरा बंदा अगर आगे बढ़ रहा है, दूसरा कोई ज़िंदगी में अच्छे आगे बढ़ने का ख्वाब देख रहा है, तो आप उसे भी आगे बढ़ने दीजिए और आप अपने भी आगे बढ़िए। और दूसरी चीज़, क्रोध। अगर उस दिन, जिस दिन झिंगुर ने उसकी बुद्धू की भेड़ों को लाठी लेके पीटा नहीं होता और उनको घायल नहीं किया होता,
वो एक क्षण का गुस्सा था जो जो दो लोगों की ज़िंदगी, और दो लोग ही नहीं, दो परिवारों की तबाही का करने पे साबित हुए। मतलब दो परिवार जो है वो नष्ट हो गए, तबाह हो गए। क्यों? वो एक क्षण के गुस्से के, जो वो झिंगुर अगर उस दिन उसने नहीं, अगर वो उसने अगर कहीं साइड से जाने दिया होता अगर उसकी भेड़ों को, तो आज ये सब हुआ ही नहीं होता। तो एक इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख दूसरी मिलती है कि क्रोध को कंट्रोल करें। कभी एक क्षण का जो क्रोध होता है, मोमेंट ऑफ एंगर, वो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। इसी के साथ आपको मैं नमस्कार फिर से बोलूँगा, और मैं अगले हफ्ते फिर से आपके सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी खोज के लाऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और आप मेरा चैनल को सहज साहनी SEHAJSAHNI यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे भी हम इसी तरह की रोचक कहानियाँ देख सकते हैं सहज स्टोरीज़ नाम से। तो आप दोनों तरफ इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल में आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ जगह जगह से निकाल के आपको बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, और आपको उसके मोरल्स के बारे में और आपको उसके अंदर जो हमें शिक्षा मिलती है वो भी बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच। नमस्कार।